हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियन सोसाइटी के इस लेक्चर में, जहां पे मैं चर्चा करने वाला हूं रिसेंट में जो बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस आया है, जो जाति आधारित जनगणना हुई है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। क्लियर है। राजनीति से दूर परे हमारे सब्जेक्ट के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए किस प्रकार से हमारा इसको एक एनालिसिस होगा इस पर, उसके बारे में विचार करने आया हूं। जाहिर सी बात है कि किसी राज्य विशेष से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी किसी राज्य विशेष में कोई ऐसी घटना हो रही है जिसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ सकता है, पूरे भारत की सोशल स्ट्रक्चर या सोशल पैटर्न पे पड़ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसके प्रभावों को समझना। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं उस क्षेत्र की जिसे मैं प्राचीन भारत में इतिहास की क्लास में मगध के नाम से बताया करता था। जी हां, मैं उसी मगध की बात कर रहा हूं जहां पे कभी सेमी ब्राह्मणिकल सोशल पैटर्न था। जी हां, जाति का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था और लोग स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। व्यापार बहुत तेजी से विकसित हुआ और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध बना। जी हां, मैं उसी मगध की बात कर रहा हूं जहां पे बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए, जिनमें से जैन और बौद्ध धर्म काफी ज्यादा विकसित हुए। जैन और बौद्ध धर्म के विकास में मगध के क्षेत्र की वह भूमिका रही है, वह किसी और क्षेत्र की भूमिका उस समय नहीं थी, क्योंकि मगध के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव उस स्तर पे नहीं था, लेकिन आज वर्तमान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है इसके पीछे, इस पे फिर कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि समय जो है कम है। 30 मिनट की क्लास होनी है और उसमें आपको बिहार के सर्वे के बारे में काफी जानकारी देनी है। तो चलिए आज चर्चा करेंगे इस पे, क्या इसका इंपैक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो 1 आउट ऑफ एवरी 3 सिलेक्शंस इन यूपीएससी सीएससी फ्रॉम द अनअकैडमी, यू कैन आल्सो लाइक प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी विद अनअकैडमी। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी का एक मेगा कॉम्बैट है इस बार 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। आपको ये टेस्ट देना है, ये सारे जो बेनिफिट है, आपको अवार्ड जो है, रिवॉर्ड, ये आपको मिलेंगे, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से। साथ में आप दीपक 1 कोड यूज करके, ठीक है, DEEPAK1 दीपक 1 कोड यूज करके अनअकैडमी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और मेरी पर्सनल मेंटरशिप में तैयारी करेंगे। साथ में देखेंगे बच्चों, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए तो अभी न्यू ऑप्शनल ये सब स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मैं सोशियोलॉजी अभी स्टार्ट किया हूं, मोहन के सर ज्योग्राफी, लोयला सर PSIR, पंकज सिंह सर हिस्ट्री, जी राजपूत सर पबैड और कविता के मैम जो हैं ये एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़ा रही हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EMI पे आप अपने कोर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ। चलिए आज के सेशन में बात करेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, ये जो जनगणना हुई इसका इतिहास क्या रहा है, क्या इससे पहले क्या किसी राज्य ने जाति आधारित जनगणना की है। सुनने को कहीं ना कहीं से कुछ सुगबुगाहट मिल रही थी कि कर्नाटक में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं हुआ, जिस आधार पे हम उसे इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो मैं अपने सभी जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि कृपया करके कर्नाटक को इसमें शामिल ना करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो बिहार गवर्नमेंट रिलीज कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जो जाति आधारित जनगणना है, उसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में आना है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जहां पे बताया जा रहा है कि जो बैकवर्ड कास्ट और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, ये दोनों मिलकर करीब 63%, जी हां बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 63% अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलता है कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 63%, और स्टेट की टोटल पॉपुलेशन करीब 13 करोड़ के आसपास है। 63% अप्रॉक्स में देखूं तो 8 करोड़ जो जनता है वो अदर बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से संबंधित है। एक ह्यूज नंबर है। जब किसी जाति विशेष जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब उनका नंबर इतना ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पे राजनीति की शुरुआत भी होती है, क्योंकि हमने अपनी पूरी पढ़ाई के समय देखा है कि कैसे सीमित संसाधनों पे हर कोई अपना अधिकार करना चाहता है। इसी ने भारत में, खासकर उत्तर भारत में और दक्षिण में भी जाति आधारित पार्टियों को जन्म दिया। ये हमने आजादी के पहले भी देखा और आजादी के बाद भी देखा है।
इसी सीमित संसाधन में जब 63% नंबर ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं सीमित संसाधन के पीछे जो दौड़ है उसमें अब एक हायरार्की सेट हो जाएगी, एक स्ट्रैटिफिकेशन आ जाएगा, एक विभाजन देखने को मिलेगा और जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी इसको देखा जा रहा है बच्चों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, बोला जाता है कि बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे जो है ऐसा अपने आप में पहला सर्वे है, क्लियर है, क्योंकि आजादी के बाद में ऐसा कोई भी सर्वे किसी राज्य के द्वारा ना तो केंद्र के द्वारा कराया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट सच सेंसस वाज कंडक्टेड, मतलब जाति आधारित सेंसस 1931 में आखिरी बार हुआ था। और सेंसस का तो आपको इतिहास मालूम है कि सबसे पहले 1881 में देखने को मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स की क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जरूर याद रखिएगा पहला सेंसस कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, पहला अगर फेल हुआ तो दूसरा किसके समय में सफल हुआ, और इनके बीच में थोड़ा सा अंतर देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये अगले साल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एमसीक्यू के लिए। आप देखेंगे बोला जाता है कि ये जो सर्वे है ये लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए एक हिस्टोरिक रिलीज है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव जो है कास्ट बेस्ड जो पार्टिसिपेशन है, कास्ट बेस्ड जो वोट है 2024 के इलेक्शन में, उसमें एक अहम रोल निभाएगा। क्योंकि अब लोगों को, अब जातियों को यह पता चल जाएगा कि हमारी संख्या क्या है और हमारी संख्या के बाद में हमारा हक सीमित संसाधन पर, लिमिटेड रिसोर्स पे किस प्रकार से स्थापित करना है। ये दोनों तरीके से यहां पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पुल और पुश दोनों देखने को मिलेगा। जी हां, यहां पे जातियां भी आगे दौड़ेंगी और जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब वह भी कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी। ये इनएविटेबल है, क्योंकि डेटा को निकाला इसीलिए जाता है, जब ये आंकड़े लोगों के सामने आते हैं तो लोग अपनी अपनी जाति से संबंधित अपने अपने अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं कोई सिक्योर होता जाता है, कोई इनसिक्योर हो जाता है। तो 2024 के इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। साथ में देखा जाए इस सर्वे में और क्या जानकारी मिली है, तो ये सर्वे 7 जनवरी से 5 अगस्त के बीच में, ठीक है, डेटा को लेकर आता है, जो ये बताता है कि लार्जेस्ट सेगमेंट जो है, ठीक है, 36%, ठीक है, ये जो 36% है ये ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और उसके बाद ओबीसी जो है 27.12%, मतलब करीब 63% का ये एक रोल प्ले कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बिहार की जनगणना में, बिहार की जातिगत जनगणना के अंतर्गत। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है, एससी वर्ग है, इनके अंदर एक इंक्रीज, मतलब इनकी संख्या में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो 16% 2011 के सेंसस में थी वो अभी वर्तमान में 19.65% देखने को मिली, 19.65%। वहीं पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इसमें भी राइज देखने को मिल रहा है। मुस्लिम पॉपुलेशन 16.9% से बढ़कर 17.70% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं पे हिंदू पॉपुलेशन में एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है। 2011 की जनगणना के आधार पे 82.7% था, जो अब घटकर 81.99% हो गया है। तो मेजर फाइंडिंग्स क्या है बच्चों? मेजर फाइंडिंग्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड और ओबीसी क्लास जो है, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है, वो करीब एक्सट्रीमली बैकवर्ड नंबर 1 पे है 36% आंकड़ों के साथ। दूसरे स्थान पर उन्हीं के पीछे ओबीसी है 27.12% के साथ। लेकिन फिर जब हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती दिख रही है। और साथ में अगर हम यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो करीब 16.9% से 17.70% की आंकड़े के बारे में यहाँ पे जानकारी देता है। 2011 के हिसाब से ये डेटा है। और वहीं पे हिंदू पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, एक जो नंबर में गिरावट देखने को मिलती है। अब डोमिनेंट ग्रुप्स विद इन ओबीसी, अब ओबीसी के अंदर जो डोमिनेंट ग्रुप है उनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है यादव की। ओबीसी में यादव जो है वो करीब 14.26% शेयर है इनका पॉपुलेशन का। उसके बाद यादव के बाद में कुशवाहा जो 4.21% है, और फिर कुर्मी 2.87%। तो ये अदर बैकवर्ड क्लास जो है, ठीक है, उनमें ये 3 जातियां जो हैं इनका एक डोमिनेंट पोजीशन, जिसमें यादव का एक डोमिनेंट पोजीशन देखने को मिलता है। क्लियर है? जी हां। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन है
वो करीब 15.52% सॉरी 15.52% विद द अपर कास्ट मुस्लिम अकाउंटिंग अबाउट 5%, जिसमें अपर कास्ट मुस्लिम जो है वो करीब 5% की संख्या में देखने को मिलेंगे। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ जो अपर पॉपुलेशन में देखी जाती है, दैट रिप्रेजेंट द 10.56% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये कुल जनसंख्या का मात्र 10.56% है। ठीक है, इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा, क्लियर है, कि कहां कहां पे किस किस आधार पे आंकड़े जो है वो एक हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन कहीं ना कहीं सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते इसी में, तो हाईएस्ट शेयर अमंग द एससी, अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट में जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, पासवान जो है डोमिनेंट क्लास है एससी में, वहां पे 5.31% पासवान कम्युनिटी के पास है, रविदास 5.25% और मुसहर जो मांझी है 3.08% देखने को मिलता है। तो एक हिसाब से शेड्यूल कास्ट में जो डोमिनेंट ग्रुप है उनमें पासवान देखने को मिल रहा है, और पासवान जो है एक अलग से राजनीतिक पार्टी भी है उनकी, ठीक है, जो लंबे समय से बिहार में एक अहम योगदान जो है, ठीक है, बिहार में सरकारों के बनने और गिराने तक में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, तो बोला जाता है, यहां पे क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेसिस। अभी तो बात रही उन आंकड़ों की बात, लेकिन इस पर नीतीश कुमार जी का क्या कहना है कि जो आंकड़े निकाले गए हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हमें यह देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का जो मेन फोकस है वो ये है कि जाति आधारित जनगणना करने के बाद जाति आधारित आंकड़ों के बेसिस पे हम फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, जिससे जो जातियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनको आर्थिक रूप से अगर आप देखेंगे आर्थिक भागीदारी उनकी कम है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और एक हिसाब से इनका कहना है कि एक संतुलित विकास जो है वह किया जाएगा। क्लियर है, ये नीतीश कुमार जी का कहना है जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। वहीं पे डेप्यूटी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कहना है कि सर्वे नॉट ओनली प्रोवाइड लॉन्ग पेंडिंग कास्ट डेटा बट ऑल्सो ऑफर कंक्रीट रेफरेंस टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब डेप्यूटी सीएम जी का कहना यह है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताएगा कि हर एक डिफरेंट कास्ट का सोसाइटी में कितना, ठीक है, परसेंट है और इकोनॉमी में क्या योगदान है। क्लियर है, तो इसके बारे में ये बताते हैं कि एक हिसाब से ये डेटा बताएगा। वहीं पे स्टेट मिनिस्टर संजय झा जो हैं वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर हम अपनी पॉलिसीज को ऐसा बनाएं, ठीक है, जो वेरियस कास्ट के लिए सभी के विकास के लिए हो, और ये एक न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस को क्या करेगा, मार्क करेगा। क्लियर है, ये इन सभी की बातें जो हैं एक सकारात्मक रूप से जिन्होंने यह डेटा निकाला है उनके द्वारा देखने को मिलती है। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने किस पे चर्चा की, हमारी चर्चा हो गई कि डेटा क्या मिले हैं, सीएम, डेप्यूटी सीएम और उनके मंत्रियों का क्या कहना है। लेकिन अब आता है हमारे सिलेबस का पार्ट। जब भी जाति आधारित जनगणना की बात होती है, कुछ डर जो है वो हमें हमेशा महसूस होते हैं, क्योंकि जहां पे मैं या आप और हम सब मानव समाज को निर्माण करता है, मानव ने जाति बनाई और फिर उसी जाति के नीचे दब कर रह गया, उसी जाति के शोषण के नीचे दब कर रह गया। धीरे धीरे समाज में बदलाव हो रहा था, आधुनिकता आ रही और जातिवाद समाप्त हो रहा था। गांव में पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन शहरों में तो कहीं ना कहीं यह समाप्ति की ओर था। लेकिन फिर बहुत सारी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। आइए एक एक करके उन चुनौतियों पे बात करेंगे कि कास्ट बेस्ड जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है बिहार गवर्नमेंट का, वो किन चुनौतियों को लाकर खड़ा करता है। सबसे पहले रीइंफोर्समेंट ऑफ द कास्ट डिवाइड। इस शब्द का मतलब क्या है बच्चों? ये शब्द यहां पे ये कहना चाहता है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा जब जातिगत जनगणना की गई तो अब लोग अपनी जातिगत पहचान, अपने नंबर और अपनी आर्थिक भागीदारी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे। जहां मनुष्य मतलब जो टैलेंट के बेसिस पे, जो अपने मेरिट के बेसिस पे अपने विकास को देखता था, अब वह जाति आधारित अपने विकास को देखने लगेगा, और खासकर चुनावी वर्षों में या और ज्यादा गहराई में मौजूद हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जातिगत जनगणना
कास्ट सिस्टम जो कि धीरे धीरे खासकर शहरों में तो कम हो रही थी, वह वहां पे भी उसको बढ़ावा दे देगी और कास्ट जो एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम है और डीपेन हो जाएगा सोसाइटी में, जो फर्दर सोसाइटी में एक सोशल टेंशन और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश करेगा, एक संघर्ष को जन्म देगा। जो संघर्ष विभिन्न जातियों के मध्य होंगी और जब जातियों के बीच में संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक चिंता का मुद्दा भी बनता है, एक सोशल टेंशन भी देखने को मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है, आप एग्री करते हैं कि नहीं बताइएगा कि ये कास्ट सिस्टम को, एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम को डीप करेगा, सोशल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्टेट की बात करके आएगा। हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखे, सीएम डेप्यूटी सीएम, मैं यहां पे राजनीति से दूर परे हम इसके दोनों एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर होगा, मैं कह रहा हूं ये हमारे संभावित जो है ये चैलेंज जो मुद्दे हैं उभर कर आ सकते हैं। क्लियर है? और जो सीएम और डिप्टी सीएम और अदर मिनिस्टर्स ने बोला वह चीजें भी हो सकती हैं कि क्या पता सरकार उस हिसाब से नीति का निर्माण करे, लेकिन संभवतः कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट जानने जरूरी हैं। हमने पॉजिटिव बातें की, आंकड़ों की बात की, चैलेंजेस में हमने यहां पे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने रखा। क्लियर है? दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट कहता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिसी। जी हां, अब एक डर यह है कि अब आने वाले समय में बिहार में जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को इंक्रीज करेंगे और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमारे यहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर आएगा। मतलब अब जो बात होगी राजनीति में वो किसकी होगी? कास्ट की होगी। अगर आपका वोट शेयर ज्यादा है तो हर एक राजनीतिक पार्टी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन इससे उनके साथ बुरा होगा जो कि वो कास्ट हैं जिनका वोट शेयर, जिनके नंबर ज्यादा नहीं है। दूसरी बात आती है इक्विटेबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिलेमा, एक डिलेमा भी आएगा। गवर्नमेंट माइंड बी फील कंपेल्ड प्राइमरीली फॉर्मुलेट पॉलिसीज बेस्ड ऑन द कास्ट। अब क्योंकि जाति आधारित जनगणना हो चुकी है, हर किसी के पास डेटा है, तो अब जो भी नीति का निर्माण करेगा वो क्या करना चाहेगा? वो कोशिश करना चाहेगा कि नीति निर्माण में चाह कर भी कहीं ना कहीं वो जाति को लेकर तो जरूर आएगा, क्योंकि आगे आने वाली आपको जितनी भी नीतियां दिखेंगी आज के बाद, मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग जातियों के लिए और जो जिन जातियों का वोट शेयर ज्यादा उनके लिए कुछ कहीं ना कहीं सकारात्मक, ठीक है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये सोसाइटी में एक सोशल टेंशन को तो जन्म देगा। अगला यहीं पे बोला जा रहा है कि ये जो अप्रोच है, क्लियर है, ये इंडिविजुअल, वो व्यक्ति विशेष, वह इंडिविजुअल जो सोसाइटी में उस मेजर कास्ट ग्रुप से नहीं आ रहा है, जो सोसाइटी में उस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉलर सेक्शन है, कहीं ना कहीं इसके जो लाभ हैं, इसकी जो जरूरतें हैं, ठीक है, अगर इसकी जो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। एक चैलेंज ये भी देखने को मिल रहा है। अगला देखेंगे मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। कहने का मतलब कि जो मार्जिनल, जो स्मॉलर ग्रुप है, ठीक है, उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये पूरे में जितनी सबसे ज्यादा जनसंख्या मान लीजिए कि इस ग्रुप की है, इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रुप आ गए, बाकी कुछ डोमिनेंट ग्रुप हैं, तो ये जो ग्रुप है, जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा आगे चल के सरकार की नीतियों में। बाकी क्योंकि हर एक सरकार अपनी सरकार को बनाने के लिए उसे 50% से ज्यादा जो सीटें चाहिए होंगी, तो वह उन जातियों को तो जरूर देखेगा जिनका वोट शेयर क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है? इससे जो छोटे जाति समूह के लोग हैं उनके अधिकार, उनकी आवश्यकता वो कहीं ना कहीं पीछे होती चली जाएगी और सोसाइटी में मार्जिनल हो जाएंगे, समाज के किनारे पे जाकर खड़े हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा डर तो ये भी है। दूसरा, अंडरमाइनिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है कि अब वर्तमान में अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो एक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मेरिटोक्रेसी जो है ना वो अंडरमाइन हो जाएगी। अब कोई भी विकास की बात मेरिट पे नहीं होगी, क्लियर है, बल्कि जो अपॉर्चुनिटी एलोकेट होंगी दैट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी। क्योंकि जातिगत जनगणना एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यही लाती है कि मेरिटोक्रेसी आवश्यकता उसको परे रखते हुए जो भी अपॉर्चुनिटी है उनका एलोकेशन बेस्ड ऑन कास्ट होगा, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनइक्वालिटी को फर्दर और राइज करेगा। एक चैलेंज ये भी है। अगला अगर हम लोग यहां पे देखें तो चैलेंज आता है पब्लिक रिएक्शन एंड इंपैक्ट ऑन सोशल हार्मनी।
अब मान लीजिए कि वो जातियां जो क्या हैं, नंबर में कम है, वो जातियां जो नंबर में ज्यादा हैं, उनका जब अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है तो उनकी राजनीति में पकड़, और जो नंबर में कम है उनकी राजनीति में पकड़ को ना होना। क्योंकि बिहार ने एक लंबे समय से, क्योंकि इससे पहले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के आने के पहले बिहार में ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था, जहां पे जो पॉलिटिक्स थी वो अंडर द हैंड ऑफ द एलिट क्लास। फर्स्ट टाइम लालू प्रसाद यादव ने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए, ठीक है, ओबीसी के द्वारा अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, क्लियर है, अगर क्लासेस, उनकी पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश किया। और एक हिसाब से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था जब लालू प्रसाद यादव जी चुनकर गए थे। क्लियर है? जी हां, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, कई बार कई लोगों ने ये किस्से सुने हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जब अपने गांव जा रहे थे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, तो उनकी माता जी बैठी हुई थी। बोला जाता है कि उनकी माता जी को समझ नहीं थी कि मुख्यमंत्री होता क्या है। ये क्या दिखाता है? ये दर्शाता है कि उस समय जो बैकवर्ड कास्ट थी, या वहां पे जो मनुष्य, जो लोग रहते थे सोसाइटी के, उनकी समझ किस आधार पे विकसित थी। जब लालू प्रसाद वहां पे जाते हैं, उनकी माता जी को नहीं मालूम था, तो वहीं पे पास में हथुआ एक नरेश थे, उन बोला जाता है कि हथुआ नरेश जो है उनकी लोक गाथा हर कोई जानता था। क्योंकि पुराने समाज में लोग राजा और राजा की शक्ति को सबसे ऊपर मानते, तो उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई है तो राजा ही है। तो ये जाकर बोले लालू प्रसाद यादव कि भाई एम आई हथुआ के नरेश हो गल बनी, भोजपुरी में बोले। इसका मतलब ये था कि भाई माता जी बहुत खुश हो गई, अब उनको समझ में आ गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बोलती थी शायद वो खुशी ना होती, लेकिन हथुआ के नरेश से उनको समझ में आ गया कि हमारा बेटा राजा हो गया, सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई था तो हथुआ के नरेश थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव उस समय की समाज में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे पब्लिक रिएक्शन एंड इंपैक्ट ऑन सोशल हार्मनी, एक टेंशन आ जाएगा, डिसरप्ट, पोटेंशियली डिसरप्टिंग द सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। लोग आपस में क्या होंगे, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष के रूप में अपने अधिकारों को लेकर, अपने सीमित संसाधन पे अधिकारों को लेकर एक संघर्ष को जन्म देंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। वहीं पे जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। फोकस अब ये यहां पे ये जो होगा कि अगर कास्ट बेस्ड पॉलिसीज होंगी, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज करेंगी सोशल फैब्रिक को एंड एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस एंड डिस्पैरिटीज अमंग द डिफरेंट कास्ट ग्रुप। जी हां, अलग अलग जातियों को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में एक पूर्वाग्रह आ जाएगा। ये पूर्वाग्रह उन्हें मजबूर कर देगा कुछ ऐसे डिसीजन लेने में, ठीक है, जो उन्हें क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। तो एक पॉइंट हमें यहां पे ये भी देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इन पे भी फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर ये डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी इन पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एथिकली भी तो रॉन्ग है। क्योंकि हमें कास्ट बेस्ड अगर हम रिसोर्स को डिवीजन करें तो यहां पे बहुत सारे एथिकल चैलेंज है, इनकी भी एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस पे आता हूं तो मुझे कुछ चीजें बहुत अहम दिखती हैं, जैसे हैवी रिलायंस ऑन कास्ट बेस्ड डेटा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन माइट अट्रैक्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? हमारा संविधान जहां पे सेकुलरिज्म और इक्वालिटी की बात करता है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा जब धर्मनिरपेक्षता, समानता को ताक पर रखकर नीतियों का निर्माण होगा। यह सबसे बड़ा डर है कास्ट बेस्ड सेंसस। मालूम ना क्यों कास्ट बेस्ड सेंसस कानों में जब भी आवाज आती है तो सुनाई देता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। क्या सच में ऐसा है? आप भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वो उन चीजों पे मैं चर्चा कर रहा हूं जो आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में आसपास दिखता है। इसीलिए तो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शन पढ़ा रहा हूं। अगर आपको भी ऑप्शन लेने में टेंशन है तो आप सोशियोलॉजी ऑप्शन ले सकते हैं। हमारे चारों तरफ की बातें होती है, समझ विकसित होती है और समाज में एक अच्छा योगदान करने लायक हम हो पाते हैं। तो इसलिए आप सोशियोलॉजी ऑप्शन अगर लेना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कोर्स को। खैर चलिए, इन बिटवीन मैंने बात बोल दिया, उसके लिए क्षमा करेंगे। आगे बढ़ता हूं।
तो कुछ और पॉइंट मैं आपको यहां पे बता के जाना चाहता हूं कि आखिर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का क्या इतिहास रहा। इतिहास तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम यहां पे लेना चाहूंगा और कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जिससे आपकी सोच और विकसित हो पाएगी। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट में कर्पूरी ठाकुर जो थे एक प्रोमिनेंट लीडर थे सोशलिस्ट फैक्शन के, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लास के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एक ये आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, मतलब बाई चांस कभी पूछा जाए स्टेट पीसीएस में भी। लालू प्रसाद यादव एंड ओबीसी पॉलिटिक्स, ये मैं आपको बदलाव के लिए बता रहा हूं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर बनकर आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पावर ट्रेडिशनल अपर कास्ट या एलिट ग्रुप के पास थी उसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, क्लियर है, और यहां से ये ओबीसी के पास में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इसने प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म फॉर देयर सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, एक बहुत बड़ा सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उस समय देखने को मिलता है, क्लियर है जी हाँ। मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन, बोला जाता है कि जो मंडल कमीशन है उसने भी ओबीसी आरक्षण की बात की थी। इसको लेकर बच्चों आपने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी होंगी, इवन वेब सीरीज भी बनी है। वेब सीरीज के अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आपका ध्यान यहां पर मैं आकर्षित करना चाहता हूं, तो बच्चों वेब सीरीज के अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी मूवीज के अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको लेकर कई खबरें भी आई थी। अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे, मंडल कमीशन वह समय था, ठीक है, जब लोगों ने, लड़कों ने सुसाइड तक कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था, इसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला था। एक बार फिर से जाति आधारित पॉलिटिक्स इस संघर्ष को जन्म दे सकती है। मैं जिन जिन चुनौतियों की बात कर रहा हूं, चुनौतियों को समझना, तो एक बार मंडल कमीशन के समय आई चुनौतियां, आए उत्पन्न हुए संघर्ष, इनके बारे में जरूर एक बार देखेंगे तो आपको और जानकारी जो है वह मालूम चलेगी। आगे चलते हैं, तो मंडल कमीशन की बात होगी। फिर नीतीश कुमार का ईरा आता है जो सोशली इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का आता है। नीतीश कुमार बात करते थे डेवलपमेंट विद जस्टिस। नीतीश कुमार की लीडरशिप में बिहार गवर्नमेंट परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट विद जस्टिस एमिंग टू इंटीग्रेट वेरियस कास्ट ग्रुप इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब नीतीश कुमार ने, क्योंकि यह जो पार्टी थी ये अलायंस में पार्टी आई थी, किसी दूसरी पार्टी के साथ में आई थी, इसलिए इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ विद जस्टिस की बात कही थी। जो जाति आधारित जो विकास है उसकी जगह पे सभी जातियों का एक समान रूप से विकास की बात की गई थी, न्याय की बात की गई थी, और यही कहीं ना कहीं आज के समय में जरूरत भी है, आवश्यकता भी है, क्लियर है। तो आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इनको लेकर आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बस आज का सफर यहीं तक समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक खास चीज आप पढ़ के जाइएगा, रोहिणी कमीशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कवर नहीं कर पाया, मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक वीडियो के साथ में आऊं और मैं रोहिणी कमीशन जो है उसे लेकर आऊंगा। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में वीडियो बनाए जाए, या कुछ वीडियो जो इंडियन सोसाइटी के जो स्टैटिक पोर्सन है उस पर भी बनाए जाए, जैसे ग्लोबलाइजेशन, कास्ट, दलित पॉलिटिक्स, विमेन एम्पावरमेंट, डाइवर्सिटी, यूनिटी, क्लियर है, फैमिली, ठीक है, द मैरिज इंस्टीट्यूशन, इन सब पे तो एक बार जरूर अपने पॉइंट जो है चैट बॉक्स में देंगे, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोज आपके लिए लेकर आऊं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनअकैडमी के कोर्स को सब्सक्राइब करें विद द कोड दीपक1 और तैयारी करें मेरे पर्सनल मेंटरशिप में, जहां पे मैं इवेल्युएट करूंगा आपके आंसर्स और कहीं ना कहीं आपके राह को करूंगा आसान। थैंक यू सो मच।